हाय गाइस, सरकारी परीक्षा की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं रिचा आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की क्लासेस। तो चलिए आज की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला एक पैसेज है आरबीआई में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीन तो मिनिमम आते ही है, तीन से ज़्यादा भी पैसेजेस आ सकते हैं। तो आज की पहली पैसेज हम पढ़ते हैं। एडवर्ड म्यूंच, ये किसी आदमी का नाम लग रहा है। तो एडविन मिंच द स्क्रीम, जो इनकी पेंटिंग है 1893 में, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग। ये जो है वर्ल्ड की बस वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग है। और एंड फॉर ईयर्स हिस्टोरियन हैव मोस्टली इग्नोर्ड टाइनी इंस्क्रिप्शन रिटन इन पेंसिल। तो बहुत साल तक जो वहाँ के आर्ट हिस्टोरियन है वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहे कि लेफ्ट कॉर्नर में पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है। लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द 4 वर्जन्स ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग का 4 वर्जन है, उसमें से एक वर्जन में लेफ्ट कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ है पेंसिल से। और लिखा क्या है? कुड ओनली हैव बीन पेंटेड बाय अ मैडमैन। मतलब ये सिर्फ एक मैडमैन ही इसको पेंट कर सकता है। लेकिन हु रोट द सेंटेंस देयर? मतलब ऐसा कौन लिखा होगा? सम थॉट अ डिसग्रंटल्ड व्यूअर माइट हैव वेंटलाइज्ड द वर्क। मतलब कुछ लोग सोचे कि हो सकता है कि कुछ लोग उसके उनके नाम से काम से खुश नहीं हो, तो हो सकता है कि वो उनके नाम को ख़राब करने के लिए ये कर रहे हों। और कुछ सोचे कि ऐसा हो सकता है क्या कि वो जो पेंटर हैं वो खुद ही इस चीज़ को लिखे हों। फिर क्या हुआ? लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? क्यूरेटर एट द नॉर्वे नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन हु ओन्स, ये जो आर्ट वर्क को ओन करते हैं, वो लोग क्या अनाउंस किए कि वो लोग पता लगा लिए दैट द टेक्स्ट वाज इंडीड रिटन बाय द आर्टिस्ट। ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिखा हुआ है, ये आर्टिस्ट का ही है। और वो कैसे पता लगाए? इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड नाउ वेरी केयरफुली। मतलब वो लोग बोले कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अब केयरफुली वो लोग एग्जामिन कर चुके हैं, लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड। हर एक तरीके से वो आइडेंटिकल है म्यूनिच के हैंडराइटिंग से। सेड माई ब्रिट ग्यूलैंग, द म्यूजियम क्यूरेटर ऑफ ओल्ड मास्टर्स एंड मॉडर्न पेंटिंग, अ लीड रिसर्चर। ये वहाँ का लीड रिसर्चर था। रिसर्चर का क्या यूज़ किए? इंफ्रारेड फोटोग्राफी यूज़ किए ताकि टेक्स्ट मोर मतलब और पढ़ने लायक हो सके। ही डिड नॉट वांट इट इन बिग लेटर्स फॉर एवरीवन टू सी। वो नहीं चाहते थे कि सब लोग इसको देखें और ये करें। हैड इट बीन एन एक्ट ऑफ वेंडलिज्म इट कुड हैव बीन लार्जर। और अगर ये एक्ट ऑफ वेंडलिज्म होता तो ये और बड़ा बड़ा होता, बट ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द डिबेट ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लोज student association, on one night a medical student said the artwork gave him a reason to question the artist's mental state. तो क्या हो रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में स्टूडेंट एसोसिएशन का एक मीटिंग चल रहा था। तो उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट बोलता है कि यार पता नहीं ये आर्टिस्ट का सच में मैड था, एबनॉर्मल थे क्या, मैडमैन था? मतलब मैडमैन कौन लिखता है? गुलिंग बिलीव्स द इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन आयरनी। जो गुलिंग है वो बिलीव करते हैं कि ये एक आयरनी में की तरह लिखा हुआ है। क्या? और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये 2 चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। एक तो पेन ऑफ बीइंग अटैक्ड और दूसरा पेन ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज़ मेंटली इल। By writing this inscription in the clouds, he took the possession or he took control of how he was perceived and understood. तो वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे और प्रैक्टिकली सोच के उन्होंने उन्होंने लिखा कि पता नहीं कैसे लोग इस चीज़ को परसीव करेंगे और समझेंगे। बट वो एक उनको लगा विलेन को कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये आयरनी में ये लिखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गुलेंग, विथ वाई डिड म्यूनिच राइट सच इंस्पिरेशन? उनको ओनरशिप लेना था पेंटिंग का? नहीं। टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स व्यूड एंड अंडरस्टूड गुलेंग? बिल्कुल नहीं। बिकॉज ये सही है क्योंकि उनको पता था कि टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर व्यूड एंड अंडरस्टूड, मतलब हाँ, उन आर्टिस्ट को पता था कि लोग उनको पागल ही समझेंगे, मतलब मैडमैन ही समझेंगे। बिकॉज मंच ऑलवेज यूज्ड आयरनी इन हिज पेंटिंग? नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि हमेशा तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये उनको लगा लेकिन ये कंफर्म नहीं है। What led the curator at the National Norway National Museum of Art, Architecture and Design to think that a text was written by the artist himself? क्या देख के लगा कि ये आर्टिस्ट खुद ही लिखे होंगे? When analyzed carefully, it was in every way identical to Munch handwriting. सही है।
It was so small that a researcher had to use infrared things to show it. uh, the text was ये गलत The text was so small to be considered as an act of vandalism. ये सही है कि अगर वेंडलिज्म वो लिखा हुआ था ना कि वहाँ पे अगर एक्ट ऑफ वेंडलिज्म होता तो वो बड़ा बड़ा लिखा होता है. मिनुच वाज एन एबनॉर्मल, लोग कंसिडर कर रहे थे बट वो थे नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है. डिसग्रंटल्ड मतलब होता है डिससेटिस्फाइड या डिसकंटेंटेड. तो डिसकंटेंटेड इसका सही. प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस. मिस्चीवियस मतलब जो लोग बदमाश करते हैं. रैंडम मतलब रैंडम, कोई सीक्वेंस में नहीं. Which of the following can be inferred from the passage the scream by. There are 4 versions of the painting but only one has the inscription. ये सही है. It is currently under the possession of. ये गलत है. उसके बाद infrared is used to make the more eligible. ये गलत है. Munch has confirmed in a book that those words were written in irony. ये भी गलत है. So only one is right. Which of the following word is usually mean same as in the clouds. In the clouds का मतलब होता है practical होना. In the flux after the 2008 financial crisis, an extraordinary instrument dubbed cryptocurrency was created. तो 2008 के बाद एक इंस्ट्रूमेंट आया था क्रिप्टोकरेंसी. बिटकॉइन वॉज फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय सातोशी नाकामोटो. तो बिटकॉइन जो था वो पहला क्रिप्टोकरेंसी था और उनको इंट्रोड्यूस कौन किया था? सातोशी नाकामोटो. ये एक सीडियोनाइम मतलब होता है पेन नेम, मतलब उपनाम टाइप्स. यूज बाय मिस्टीरियस ओरिजिनेटर. ये उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, ये कोई एक नाम बनाया हुआ था. इट टर्न आउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंसी ऑन इट्स हेड. मतलब ये जो क्रिप्टो करेंसी ये बिल्कुल ही हमारा जो नॉर्मल मनी है उससे बिल्कुल ही हटके था. इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफी ऑफ सेल्फ गवर्निंग आइडेंटिटी, क्रिप्टो करेंसी आर एन एसेट विच आर नॉट एनीवंस लाइबिलिटी. ये सिर्फ एक एसेट है लेकिन किसी का लाइबिलिटी नहीं है. Neither is there single authority or institution to maintain records. और ना ही यहाँ पे एक भी सिंगल इंस्टीट्यूशन या ऑथोरिटी है जो कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हो. व्हाट वी हैव डिजिटल करेंसी डिजाइंड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन, कटिंग आउट अ रेगुलेटरी इंटरमीडिएटरी लाइक अ बैंक. तो डिजिटल करेंसी के कारण क्या होता है, जैसे फियाट मनी जो कन्वेंशनल मनी हम लोग यूज़ करते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक बैंक होती है, आरबीआई है. बट ये डिजिटल मनी को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन को वो कट आउट करता है. कन्वेंशनल मनी और फियाट मनी इज इशूड बाय द स्टेट. ये जो कन्वेंशनल मनी और फियाट मनी है इसको कौन स्टेट इशू करता है. इट इज़ यूजुअली द लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई विच ऑल्सो सर्व द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो फियाट मनी के केस में क्या होता है कि आरबीआई इसका रिकॉर्ड कीपिंग करता है. इट्स एसेंशियल फीचर आर क्रेडिबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम बीइंग गारंटीड बाय द स्टेट. इट लीड्स टू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर लाइक आरबीआई. तो cryptocurrencies such as Bitcoin and Ripple are just the opposite. They are underpinned by a network of blockchain run by anonymous computer linked together by a ledger of anonymized transaction. तो ये जो क्रिप्टो करेंसी और रिपल है ये फियाट मनी से बिल्कुल ही डिफरेंट है. कैसे? क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क से चलती है, ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत सारे एनोनिमस कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होते हैं और बहुत सारा एनोनिमाइज्ड ट्रांजैक्शन होते रहता है. There are two potential issues that arise from cryptocurrency. तो cryptocurrency से दो main issue आ सकता है. Will they supplant conventional currency या state monopoly? तो क्या वो ये जो नॉर्मल मनी हम यूज़ करते हैं इसके जगह पे यूज़ हो पाएगा? हाईली अनलाइकली, मतलब ये कम ही चांस है. क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी लिमिट स्केलेबिलिटी एंड मास यूज. तो क्या होता है कि इसके स्केलेबिलिटी और मास में सारी पब्लिक इसको यूज़ करेगी, इसके यूसेज में एक डाउट है. द क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन इज ऑल्सो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग इन इंडिया टेकिंग रोल ऑफ एन एसेट. तो इवन इंडिया में भी क्या हो रहा है कि लोग बिटकॉइन के बदले एसेट खरीद रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बदले. हेयर मेनी गवर्नमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग इंडिया हैव ए डीम व्यू. तो मतलब इंडिया के साथ और भी बहुत सारे गवर्नमेंट का इसके प्रति कोई बहुत अच्छा इंथुसियास्टिक वो नहीं है. वो लोग अभी भी इसको लेके थोड़े डाउट में है.
Cryptocurrency thrive on anonymity. They open door to peer transaction that circumvent state controls. मतलब ये काफ़ी हद तक ऐसे बहुत सारी चीज़ में सपोर्ट करती है जिसपे कि स्टेट चेक रखना चाहिए, गवर्नमेंट चेक रखना चाहती है. FATF, the inter-government body that sets standard to combat money laundering and terror financing. तो FATF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि किससे लड़ता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग. मतलब टेररिस्ट लोग को जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो अचानक से कहीं बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, तो FATF के ध्यान में या RBI देखता है कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग का तो इशू नहीं है. और क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये एनोनिमस है, तो इसका ट्रांजैक्शन को चेक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इट्स नॉट अ गुड डील. विल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, इट वोंट, बिकॉज इट डज नॉट इट नॉट ओनली डू ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये ऐसा नहीं है कि अभी तक ये ऑलरेडी आ चुका है, बट ये बहुत सारा नॉर्मल फिल्टर जो गवर्नमेंट चेक करती है उसको भी पास कर सकता है. तो बहुत ही ट्रिकी होगा ये बोलने में कि इसको बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दो. इसके पीछे एक बहुत ही वेल थॉट अप्रोच चाहिए इससे डील करने के लिए. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट बिटकॉइन एंड इट्स ओरिजिन अबाउट द पैसेज? तो इट वॉज क्रिएटेड, yes, its record are under the authority of Satoshi Nakamoto. हाँ, only the pseudonym of the तो ये जो है ये रॉन्ग है, ये सिर्फ नाम है, रिकॉर्ड कोई नहीं कीप कर रहा है. ओनली द pseudonym ऑफ द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन इज नोन, ये सही है. तो सिर्फ 1 एंड 3 सही है और ये भी गलत. वाई डज क्रिप्टो करेंसी लैक द क्रेडिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल करेंसी? क्यों कन्वेंशनल करेंसी को ये लैक करता है? क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड की बिकॉज रिकॉर्ड आर केप्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी. नहीं. बिकॉज कन्वेंशनल मनी इज गारंटीड बाय द स्टेट्स. नहीं. रेगुलेटेड होता है, गारंटीड नहीं होता है. देयर इज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर फॉर कन्वेंशनल मनी एंड इज गारंटीड बाय RBI. ये सही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स टू क्रिप्टो करेंसी टू फ्लरिश? मास यूसेज नहीं, अभी नहीं होता. ब्लॉकचेन भी नहीं, इसके कारण भी नहीं. इट इज नेचर ऑफ नॉट बीइंग एनीवन्स लाइबिलिटी, ये भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है. इट्स फीचर टू कट आउट रेगुलेटरी इंटरमीडिएट, ये भी नहीं. एनोनिमिटी, इसके एनोनिमस होने के कारण ये काफ़ी फेमस है. कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सबप्लांट? सबप्लांट का कौन सा नहीं, सिनोनिम नहीं है? तो स्टेप इनटू ब्रिज है, आउट्स है, फिल इन है, टॉपल है, सप्लीमेंट नहीं है. तो द रियल नेम ऑफ द वर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू ये? द रियल नेम ऑफ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस बिटकॉइन इज स्टिल अननोन. ये तो सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा बट ये सही है. द क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन बट इट इज एन एसेट. ये भी सही है. द विथ डिजिटल ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मनी हैव डिसेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड मनी हैव कट आउट विथ ऑल डिजिटल. क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट सबप्लांट कन्वेंशनल बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेशन ऑफ, ये सही है कि इसके कैन, क्योंकि इसका यूज़ जो है वो थोड़ा भी लिमिटेड है, स्केलेबिलिटी का कम चांस है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्लोज टेस्ट. तो इसमें लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एन ईयर अगो when countries around the world started going under lockdown one after the other, some sort of uncertain global game of dominoes, there was one among them that resolutely refused to let its chips fall. Sweden. Faced with mounting criticism, the Scandinavian country still कुछ करने की कोशिश करेगा. तो still aimed होगा. एम टू फ्लैटन, मतलब उसका स्टिल इतना सब कुछ हो रहा था, तो उसका मेन एम क्या था कि वो कोविड-19 के कर्व को फ्लैट कर सके. तो एम्ड का जो सिनोनिम होगा वो क्या हुआ? कंट्राइव्ड. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. विथ रैपिडली एंड
इफेक्टिवली विदाउट एवर, मतलब वो क्या करना चाहता है कि विदाउट इम्पोजिंग एक फुल लॉकडाउन के बावजूद वो अपना कोविड-19 कर्व को नीचे करने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें क्या होगा? इफैक्चुएटिंग, इफैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? इफैक्चुएटिंग मतलब इम्पोजिंग। फैक्चुएटिंग का मतलब होता है इम्पोजिंग। The health leadership immediately claimed victory, that the cynics were not so impressed with the apparent inaction, and rightly with so. So many Swedes क्या किए, मतलब the more sensible route was self quarantine and social distancing. Cases of mental unrest and depression saw remarkable. तो क्या हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग कारण जो होगा मेंटल डिप्रेशन ये सब बढ़ा था। तो बढ़ने का क्या होता है? अपस्विंग अक्रॉस द कंट्री। दिस वाज फर्दर, इसके बाद क्या हुआ था? वर्सेंड। कैसे वर्सेंड हुआ? वर्सेंड का सिनोनिम हुआ एक्सकैर्वेटेड। ऑल द वाइल, जो इसको और भी बुरा कब हो गया? जब लॉन्ग डार्क मिजरेबल ठंडी आ गई वहां पे, लेट समर में, लेट सितंबर में। इट वाज इनफ टू सेंड द कंट्रीज हर्टलिंग। हर्टलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब इतना काफी था कि और ज्यादा मेजर मेंटल क्राइसिस आ जाए। फिर क्या हुआ? कंट्रीज हर्टलिंग डाउन द, तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पे स्वीडन क्लब में डिसाइड किए कि इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। कैसे करना है? कि स्वीडन ग्रेटेस्ट आउटडोर विंटर ट्रेडिशन लाया जाएगा, आइस बेथिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट चूज करना है। तो पहला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नॉट फुली फंक्शनल अक्रॉस द कंट्री येट, बट द लंच बॉक्सेस आर सेलिंग द हॉट केक्स। बट लंच बॉक्सेस आर सेलिंग द हॉट केक्स, ये तो बिल्कुल गलत है। बट लंच बॉक्सेस आर सेलिंग, सेलिंग बोट के केस में होता है कि बोट सेल करता है। बट लंच बॉक्सेस सेल द हॉट, लंच बॉक्सेस कैसे हॉट केक सेल कर सकता है? ये भी गलत है। लंच बॉक्सेस आर सेलिंग द हॉट केक्स, ये भी गलत है। लंच बॉक्सेस आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये सही है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सरकारी परीक्षा एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय।